नमस्कार, स्वागत है नो योर एमपी में। हमारा कार्यक्रम जो आपको करीब लेके जाता है आपके नेताओं के, उन सांसदों के जो चुनकर आए हैं इस 15वीं लोकसभा में। हमारी आज की नेता एक ऐसी युवा नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफ़र एक बहुत ही कम उम्र से शुरू किया। आज वे लोकसभा में अपनी तीसरी टर्म पे हैं। आइए मिलते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम से हमारी आज की सांसद श्रीमती भावना गवाली पाटिल से। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपने राजनीतिक जीवन का जो सफ़र शुरू किया मात्र 25 वर्ष की आयु से किया, जब आप पहली बार चुनकर संसद में आई। कैसा रहा ये सफ़र? इसके बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं मेरे पापा के साथ काम करती थी। सोशल एक्टिविटीज़ में मेरा ज़्यादा मेरी रुचि थी जी। और मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी रही हूँ। और पापा के साथ काम करते 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 मुझे कब पार्टी ने ऑफ़र दी और मैं कब खड़ी रही मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन ये जो सारा जो सफ़र रहा वो मेरे लिए एकदम से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जब ये सब कुछ मिला तो उसको संभालने के लिए भी उतनी ही ताकत से काम मुझे करना था। तो ये सारा बचपन से जो राजनीति है मैंने देखी है, क्योंकि मेरे पापा भी एमपी थे और उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। तो ये मेरी शुरुआत रही और मैं पार्टी ने मुझे फिर टिकट दी, मैं खड़ी रही और तब मैं 40,000 वोट से चुन के भी आई पहली बार। और जब आई तो मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न थे कि काम करना है, क्षेत्र के लोगों का भी सुन के लेना है, क्षेत्र में डेवलपमेंट करनी है, पार्लियामेंट में अपना परफॉर्मेंस भी देना है। इस सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एक टेंशन तो ज़रूर था, लेकिन उसे मैंने बहुत खूबी से निभाने की कोशिश की है और आज भी मेरी कोशिश जारी है जी। ये आपका तीसरा टर्म है पार्लियामेंट में, तो पहले टर्म का जो आपका अनुभव रहा और ये तीसरे टर्म का कैसे कंपेयर करती हैं दोनों को आप? क्या क्या सीखा आपने इन 3 टर्म्स में? नहीं, देखिए, पहले तो हम शुरू में सभी लोगों को दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें भी हुई कि सब लोगों को कैसे सुनना है, उनके काम कैसे करना है, प्रशासन कैसे चलाना है और डेवलपमेंट कैसे करना, ये सारी चीज़ें जो है तो उसके बारे में जानकारी तो हमें थी लेकिन अनुभव नहीं था। तो अभी हमें अनुभव मिला है। ये 10, 12, 13 साल हम तीसरे टाइम आए तो ये अनुभव हमारा बड़ा है और अनुभव से बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है और हमने अनुभव से भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी है। और ये जो सफ़र रहा है बहुत फाइट मैंने की है, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे तो फिर बाद में सब संभालने की जिम्मेदारी मेरी रही। तो राजनीति में जनरली ये होता है कि आपके घर का कोई ना कोई दूसरा लोग रहते हैं कि जो पीछे संभालते हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन तो मुझे बहुत मिला है, मेरे पार्टी से भी, मेरे पार्टी प्रमुख से भी मिलता रहता है। लेकिन जब आप खुद काम करते हो, जब आपको वहां पर रह के खुद को काम करना है, वो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा दिक्कत वाला होता है कि आपको आंदोलन भी करना है, क्योंकि हमारी पार्टी तो कोई रूलिंग में नहीं है और 10-15 साल से करीबन महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना भाजपा की सरकार नहीं, केंद्र में भी अभी ये 5-7 साल से सरकार नहीं है। तो जब काम करना होता है तो आंदोलन भी करने हैं, नेतृत्व भी करना है, लोगों के पास भी जाना है, गाँव-गाँव में जाना है, लोगों के जो समस्या है वो भी सुननी है और उसे रिजल्ट भी देना है। इस सभी चीज़ों को लेकर जब हम काम करते हो तो टफ ही होता है। जी जी। आपकी पार्टी में अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ना के बराबर है। आप शायद अकेली महिला हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे पार्टी की पहली भी मेरे साथ 14वीं लोकसभा में एक एमपी थी और हम 2 एमपी थे और आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे पार्टी ने महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी असेंबली में भी हमारी महिलाएं हैं, 2-4 महिला वहाँ पर भी काम करती है और पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो पार्टी ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि इस बार डिलिमिटेशन में मेरी सीट बिल्कुल ही मर्ज हो गई थी, यवतमाल और वाशिम। पहला यवतमाल एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी और वाशिम दूसरी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी वो मर्ज हो गई। तो उसके बाद भी मेरे पार्टी ने बीजेपी के साथ, क्योंकि यवतमाल जो है वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी और मेरा जो ये वाशिम आता है वो
वो भी शिवसेना के पास था, लेकिन मर्ज होने के बाद में बात चलाने के बाद में गडकरी साहब हो गए या फिर उनके पार्टी के दूसरे प्रमुख हो गए, उनके साथ बात चलाने के बाद में मेरे लिए ये सीट ली, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी ने महिला को लेकर बहुत गंभीरता से सोचकर ये मुझे फिर से टिकट दिया। जी जी, हम बात करेंगे आपकी जो पार्टी की एक और बहुत धारणा है लोगों के सामने कि वो मराठी मानुष का पक्ष हमेशा रखती है और कई बार ये भूल जाती है कि भारत के संविधान ने सब लोगों को ये एक हक दिया है कि कहीं भी जाकर वो बस कर अपना जीवन यापन करें। इसके बारे में आपको क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी पार्टी ने मराठी मानुष के लिए काम किया है, आज भी हम करते हैं, कल भी करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुंबई में जो महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है हमारे भारत की, उसमें बाकी लोग हमारे पार्टी में नहीं है। हमारे पास तो वहाँ पर नगर सेवक भी बाहर राज्यों के शिवसेना में है, एमपी भी हमने बनाए हैं, राज्यसभा में हमारे पास एमपी भी थे बिहार के। ऐसा नहीं कि शिवसेना ने बाकी लोगों को कोई संधि नहीं दी है, शिवसेना ने बाकी लोगों के लिए भी काम किया है, जो बाहर राज्यों के हैं उनके लिए भी अच्छे तरीके से काम हुआ है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्रियन है, मराठी हमारा मुद्दा है तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजू के लोगों को हम कहीं बाहर उनको निकाल रहे हैं। कभी कभी बहुत एक अग्रेसिव टोन ले लेती है पार्टी बाहर नहीं, देखिए हमारी पार्टी अग्रेसिव है, हमारे पार्टी का ये ऐसा नहीं है कि देखेंगे करेंगे वाली बात नहीं, अभी चाहिए ऐसा हमारे पार्टी का है। तो उसे वो लोगों को भी पसंद है, लोग और लोगों के लिए काम भी होता है। देखिए आज की जो सिस्टम बनी हुई है उस सिस्टम में तो यही चलेगा। जो ऑफिसर लोग काम नहीं करते या फिर जो रिजल्ट चाहिए क्षेत्र में वो अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिव तो होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जनता के लिए रिजल्ट दे पाओगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। 2007 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको एक यंग ग्लोबल लीडर का पुरस्कार दिया था। कौन से अचीवमेंट्स थे जिनके रिकग्निशन में ये पुरस्कार आपको मिला? जो यूथ अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो पुरस्कार था। और 2007 में मैं और हम 5 एमपी या फिर बाकी के लोग 5 जन थे, राजनीति से हम आते थे, उन लोगों को उन्होंने दिया था जिन्होंने अच्छा काम किया है, यूथ होने के बाद में अच्छे तरीके से अपना क्षेत्र संभाला है, तो उसको लेकर ही उन्होंने वो ये दिया था। आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं, एक यूथ पावर है, एक वेव चली है यूथ की लहर की, यूथ एम्पावरमेंट की, यूथ बहुत वोकल हो गया है अपने राइट्स और अपने हक के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं पे आउट ऑफ टच होती जा रही हैं, देखा जा रहा है यूथ की नीड से, उनके एस्पिरेशन से। आप अपने एक्सपीरियंस में क्या समझती हैं, ये ऐसा हो रहा है या आपके पार्टी के संदर्भ में ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए यूथ के लिए तो हर एक पार्टी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो या अदर पार्टीज हो, सब इसमें जो तरुण लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व करने की संधि मिल रही है और वो आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सब लोग युवाओं को गंभीरता से ले रहे हैं और 60-70% तो हमारे देश के युवा ही है, तो युवाओं को हमें तो साथ लेके चलना है। लेकिन जब पार्टी में नेतृत्व की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, संसद में भी जब आगे बैठने की बात होती है, फ्रंट बेंचेस की बात होती है, तो वहाँ पे यूथ कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। नहीं, देखिए ऐसी भी बात नहीं, हम ही आगे जाके बैठते हैं कभी कभी, तो वो समय का है कि अगर सीट खाली मिल गई तो बैठ गए, वो तो मैं अलग से बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। लेकिन देखिए हमारे पार्टी में कभी कोई विषय पे चर्चा करनी हो या कोई विषय पे कोई बिल पर बोलना हो तो हमें संधि मिलती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलती है। और हमारे पार्टी में ये भी है कि युवाओं को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व राज्य में जो भी हमारे एमएलए उनको भी मिला है, लोकसभा में भी बहुत सारे हमारे युवा ही सांसद हैं, तो मैं समझती हूँ कि अच्छी तरीके से युवाओं को वहाँ पर चांस मिल रहा है। जी, एक एमपी की जो भूमिका है, कई बार हमारे जो जनता है उनके मन में एमपी की भूमिका को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। क्या आप समझती हैं कि एमपी की भूमिका होती है एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत? देखिए 50 साल पहले की बात हम छोड़ देंगे, अभी ये 20 साल की बात हम करेंगे। अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में, एमपीओ की जिम्मेदारी क्या होती है, उनका काम क्या होता है, ये सभी लोगों को अभी पता चला है। ऐसा नहीं कि एमपी दिल्ली में बैठा रहे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना करे, एमपी हाउस में कुछ ना बोले, ये सारी परिस्थिति अभी
बदल रही है। लोग चाहते अपना एमपी अच्छे से बात करे, अपना एमपी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करे, देश के हित में काम करे। और मैं समझती हूँ कि अच्छे तरीके से अभी एमपी लोग अपने क्षेत्र में जाके या फिर अपने क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति और गंभीरता से मुझे लगता है कि सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे पहले वाले लोग नहीं सोचते थे, अभी लोगों के पास जाके उनके जो भी उनकी समस्या है वो सोचने का वो प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता कैसे मूल्यांकन करे, कैसे असेस करे आपके अचीवमेंट्स एज एन एमपी को? तीसरी बार आप चुन के आए तो मूल्यांकन तो होगा ही। लेकिन अगर बारीकियों में जाना चाहे कि देखें कि आपने क्या क्या किया है, उसका फॉलो अप कर सके कि आपने जो वायदे किए थे इलेक्शन में वो कैसे पूरे हुए हैं, कितने पूरे हुए हैं, उनको कैसे असेस किया जाए? देखिए, जब इलेक्शन की बात होती है तो आपको पता है कि सब पार्टियां अपना अपना एजेंडा निकालती है। पार्टी का एजेंडा एक होता है और हमारे क्षेत्र का, जब हम क्षेत्र के लिए बात करते हैं तो हमारा एक एजेंडा अलग होता है कि मैं अगर इस बार चुन के आई तो मैं ये काम करूंगी। और हमारा एजेंडा जब हम निकालते हैं तो उस पर खरा उतरने के लिए वो काम जो हमने बोले थे जनता के लिए कि ये हम काम करेंगे, उसके लिए हम अपने अलग से एक प्रयास करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का काम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो। तो उसको लेके हम बहुत गंभीरता से यहाँ पर विषय भी रखते हैं। राज्य सरकार के पास भी, चाहे हमारा सरकार भी ना हो तो भी हम हर एक मिनिस्टर के पास जाएंगे कि मेरे क्षेत्र का ये हमने इशू, हमने कमिटमेंट दिया था या जो भी हो, ये बहुत गंभीरता से आपको देखना है और इसे आपने करना है। जैसे मैं आप उदाहरण के तरीके से उदाहरण पर मैं आप बताना चाहूँगी कि मैं वासिम का प्रतिनिधित्व 99 से करती थी। तो उस वक्त मैंने एक जनता को एक आश्वासन दिया था कि मैं रेलवे अपने क्षेत्र में बिल्कुल लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। ब्रॉड गेज में उसे कन्वर्शन करने के लिए वो प्रस्ताव में मंजूर करके केंद्र सरकार से लाऊंगी, और मैंने किया। 7 साल मुझे लगे लेकिन मैंने किया। उसके बाद में इस बार मैंने लिया है कि यूनिवर्सिटी का सब सेंटर वो मेरे क्षेत्र के लिए मैं मांग कर रही हूँ। तो ये सारे जो विषय हमने लिए हैं तो उसे हमें गंभीरता से देखकर उसे रिजल्ट देना है, और जनता के पास में जो एजेंडा हमारा था वो एजेंडा पर हमें उतारना है। तो हमें इस तरीके से काम करना। जी भावना जी, एक ब्रेक का समय आ गया है। हम अभी जाते हैं एक ब्रेक में। ब्रेक के उस पार सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नो योर एमपी में। हम बात कर रहे हैं श्रीमती भावना गवाली पाटिल से। भावना जी, अपनी कंस्टिट्यूंसी यवतमाल वाशिम के बारे में कुछ बताएं हमें। मेरा क्षेत्र जो है यवतमाल वाशिम, मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 डिस्ट्रिक्ट को लेके मर्ज हुए, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी वो मर्ज हो गए। तो एक करीबन 300 किलोमीटर्स का ये मेरा एरिया है, और करीबन 2000 तो गांव हो गए, बस्ती वाड़ी, ये जो छोटे छोटे गांव होते हैं। तो और दूसरा ये है कि समस्या छोटी छोटी है जी। लेकिन एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी की कोई खास समस्या या खास चुनौतियां? नहीं, रूरल में तो बेसिक लोगों की पानी, रास्ते, यही ज़्यादा तो मांग होती है और उनकी नीड्स भी होती है। लेकिन देखिए, मेरे क्षेत्र में मैंने शुरू में बताया कि लोगों की मांग है कि रेलवे आनी चाहिए, रेलवे चाहिए। डेवलपमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट का, किसानों का आपको अगर भला करना है, उनको भी थोड़ा सा विकास के तरफ ले जाना है, तो आपको रेलवे की बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने वासी में किया, यवतमाल में रेलवे की मंजूरी तो मिली है, लेकिन वो जितना गति से होना चाहिए उतने गति से नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या यह है कि वहाँ पर हॉस्पिटल है, आदिवासी लोग भी मेरे क्षेत्र में है। जब हेल्थ का कोई भी प्रश्न होता है तो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर सुविधा नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है सारी सुविधा मुहैया करने की,
लेकिन सरकार ने वो की नहीं। तो मैंने केंद्र सरकार के पास मांग की है कि एक 200 करोड़ रुपए हमारे हॉस्पिटल के लिए, वहाँ के जो आम जनता है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए दिए जाए। तो ये हॉस्पिटल की समस्या है, उसके बाद में रेलवे की समस्या है, वासिम में जो मैंने बोला जिला बैंक की समस्या है, उसके बाद में सब यूनिवर्सिटी का जो डिमांड है उसकी भी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं अभी निकली हूँ, तो उसे मुझे रिजल्ट देना है। तो ये सारी समस्या मेरे क्षेत्र की है, और छोटी छोटी समस्या तो होती रहती है। वो जो पानी की है वो तो हम डीपीसी में या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के मीटिंग में जब हमारे पालक मंत्री वगैरह मंत्री लोग रहते हैं तो उसको तो हम करते रहते हैं, वो प्रोसेस का बाकी। लेकिन मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो ये 3-4 चीज़ें हमारे मतदार संघ के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे मेरा ये क्षेत्र है जहाँ पर गरीब लोग हैं। आपको पता होगा कि यवतमाल सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड का डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो वो भी समस्या बहुत ज़्यादा है कि कभी बारिश होती है, कभी होती नहीं, सूखा होता है, तो बहुत हालत ख़राब होती है। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो मदद मिलती है वो मदद भी ठीक से नहीं मिलती, उनके पास वो मदद पहुंचाना, फिर वो फर्टिलाइजर के लिए भी बहुत आंदोलन किसानों के होती है। तो ये ऐसे समस्या को लेके वहाँ पर देखना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो विदर्भ को लेके भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, उनके बारे में हमें बताइए। नहीं, देखिए, हम नहीं चाहते कि विदर्भ हमारा अलग हो, हम चाहते कि पूरा महाराष्ट्र एक हो रहे। क्या वजह है उसकी? नहीं, देखिए, अगर महाराष्ट्र में से विदर्भ अलग हो जाता है तो एक छोटा स्टेट बनेगा। और जो एक महाराष्ट्र की बात चली थी बहुत सालों पहले, तब मुंबई अलग करने का ये चल रहा था, फिर ये एमपी में चला जाता था विदर्भ, ऐसी जो बात थी, तो तब जाके कुछ हुतात्मा जिन लोगों ने योगदान दिया है। तो हम नहीं चाहते, शिवसेना नहीं चाहती कि विदर्भ अलग हो। हम चाहते हैं कि मुंबई से लेकर ये जो भी मराठवाड़ा है, कोंकण है या विदर्भ है, ये सारा एक रहे। हमारी तो यही मांग है कि एक रहना चाहिए। आपका 1 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, अनुभव हो गया है पब्लिक लाइफ में। क्या आपको लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो गति, चेंज लाने की जो गति है, अक्सर आपने भी इसका जिक्र किया कि बहुत धीमी गति पे चीज़ें मूव करती हैं गवर्नमेंट के अंदर, क्या वजह है इसकी? देखिए, कोई भी प्लानिंग आपको करनी है तो उसके लिए फंड का नियोजन करना है। फंड का नियोजन करना है तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, जो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें आता है वो। अगर फंड की कमी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आना पड़ता है, उसके भरोसे पर रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है, जो प्रपोजल आते हैं उसके लिए पूरा करने के लिए समय निकल जाता है, और समय निकलने से क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो एक है कि आपका प्रशासन कैसा है, शासन कैसा है, उस पर भी निर्भर होता है। वो वहाँ जो मिनिस्ट्री कोई मंत्री देख रहे हैं तो उनकी मिनिस्ट्री में काम कैसा हो रहा है, और उसके बाद में देश में सरकार कैसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम काम को स्पीड नहीं देते हैं तो ये डेवलपमेंट के काम तो इतने जल्दी नहीं होने वाले। और लोगों की मांग रहती कि ये हमें 1 साल में, 6 महीने में चाहिए। तो ये जो होता है तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में समय चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये फाइल जो घूमती है ना यहाँ वहाँ कि देखिए उसकी मीटिंग हो गई, या राज्य सरकार के पास में डिस्कशन हो रहा है, राज्य सरकार के पास से हमारे पास प्रस्ताव नहीं आए, क्योंकि सारे केंद्र को तो सारे राज्यों से सुझाव लेने पड़ते। तो ये जो इसमें जो दिक्कत होती है उसमें जो जल्दी नहीं उनके सुझाव आते, तो उस कारण भी बहुत सारे प्रकरण पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है तो उसमें थोड़ा गति लाने की मुझे लगता है आवश्यकता है, तभी जाके ये सारे मामले हम जल्दी निपटा पाएंगे। आज के समय में करप्शन को लेके, ख़ासतौर से युवाओं में करप्शन को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है, और एक फ्रस्ट्रेशन भी है सिस्टम से, जहाँ पे फाइलें, जो आपने भी मेंशन किया, बहुत गति से नहीं मूव करती हैं। उसको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, करप्शन का मुद्दा ये कई आज से लोग बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोकपाल की बात चल रही है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा है, उसमें जो युवा लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया है, सारी आम जनता ने समर्थन दिया है। मैं समझती हूँ कि करप्शन ये आज की कोई जड़ अभी से नहीं हुआ है, ये बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन ऐसा है, लोगों के दिमाग में ये था कि कोई आगे आए, कोई करे, हमारी आवाज़ जो है उसको कोई ना कोई उठाए,
तो अन्ना जी आज उठा रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो इनका तरीका लोकशाही के माध्यम से वो कर रहे हैं। लेकिन उससे आगे जाके पार्लियामेंट है, जो भी लोकपाल बिल पास करना है वो पार्लियामेंट को करना है। तो ये दोनों भी चीजें देखकर ही ये सारा लोकपाल का हो सकता है। मैं समझती हूँ कि करप्शन खत्म करना है तो ये ना मेरी अकेली की जिम्मेदारी है, ना आपकी जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप ही घूस दोगे, आप ही कुछ गलत तरीके से जुगाड़ करके, जो बात आपने बोली जुगाड़ करके काम करोगे तो नहीं चलेगा। तो आपको जो करप्शन खत्म करना है तो सबको उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी और सबको उसे गंभीरता से देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं समझती हूँ कि हमारे देश का करप्शन है वो खत्म होगा। लेकिन करप्शन को लेके सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो युवाओं में है, और एक तरफ से एक ये एक्सपेक्टेशन थी, आशा की जा रही थी युवाओं की कि अपने युवा नेताओं से कि ये कुछ मुहिम छेड़ेंगे। लेकिन आज के समय में जब देखा जा रहा है जो करप्शन के खिलाफ सबसे बड़े नेता हैं वो अपने 70s में हैं, वो एक युवा नेता नहीं है। इसकी क्या वजह रही कि हमारे युवा नेता वर्ग ने एक तरह से डिसअपॉइंट किया है युवाओं को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट का एक सिस्टम होता है, कहीं हम सारे पार्टी के युवा एक जगह आ गए और हमने बिल पास किया, ऐसा तो नहीं होगा। सबका समर्थन लगेगा, उसमें सब पार्टी के सीनियर भी हो गए, जूनियर भी हो गए, सबका समर्थन लगेगा तभी जाके हम करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर तो हम सब जगह समर्थन दे रहे। हमारे क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ उस पर भी हमने समर्थन दिया। जब हमारे कार्यकर्ता पूछे में जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए, हमने समर्थन देना चाहिए। जब तक हमारा सब लोगों का काम इसके खिलाफ नहीं होगा, उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो मुझे लगता है करप्शन खत्म नहीं होगा। और युवा भी उसमें सहभागी है, युवा सांसद भी उसमें अच्छी तरीके से मदद कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे। लेकिन एक सिस्टम है, देखिए ये सिस्टम है। पार्लियामेंट में हम जाएंगे और बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल आता है, आपको पता है डिस्कशन होता है, लेकिन मुझे बताइए कितने प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए? प्राइवेट मेंबर बिल कोई तो ऐसा नहीं कि वो पास हो गया। डिस्कशन बहुत होती है, बहुत बार मांग होती है, ऐसा होना चाहिए, कोई कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल आता है, कोई जमीन के लिए बिल ला रहा है, ये सब होता है। लेकिन आपने कहीं एक इंटरव्यू में कहा है कि पार्लियामेंट में बहुत डिस्कशंस होते हैं, कुछ होता नहीं है। आप बहुत तंग आ गई थी इन डिस्कशंस और डिबेट से, क्या वजह थी उसको? नहीं, देखिए कभी कभी हम भी ये सोचते हैं ना कि हमने जो विषय रखा है तो सरकार उसे गंभीरता से देखे। हमारे भी दिमाग में रहता है क्योंकि हम भी युवा है, तो हमसे भी लोग ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं कि युवा सांसद है तो इनने पहले लोगों से ज्यादा काम करना चाहिए, ये अपेक्षा लोगों की रहती है। तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई हम युवा है, हम जाके हमारे क्षेत्र में क्या बोलेंगे, हम जाके हमारे लोगों को क्या बोलेंगे। तो अपेक्षा तो जरूर होती है, और नहीं होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा तो हमें थोड़ा बहुत तो निकालना चाहिए, और निकालते हैं कभी कभी। लेकिन एक सिस्टम है, तो बस ये गुस्सा निकालने का मतलब है कि जल्दी वो आप काम करो और वो सिस्टम थोड़ा सा आपका दौड़े जी। आपने बाहर के देशों में, कई देशों में पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में वैसे भी नेतृत्व किया है इंडियन डेमोक्रेसी का। क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी आपके प्रति, एक युवा महिला नेता को देखकर? नेचुरली लोगों को अच्छा ही लगता है कि राजनीति में भी युवा लोग आए हैं, और ये 5-10 सालों में तो संख्या युवाओं की बढ़ी है। नहीं, भारत का एक इम्प्रेशन है उनके दिमाग में कि पिछड़ापन है, उसको लेके। नहीं, भारत तो अभी तो डेवलपिंग स्टेज में है, तो सब लोगों की आंखें तो भारत के ऊपर है, यूएस हो या यूके हो या बाकी के बाहर के जितने भी देश हो। तो भारत तो अभी अच्छी तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसे ही उनके दिमाग में हमारी सोच है, और अच्छा ही समझते हैं कि भारत कुछ और ज़्यादा कर रहा है जी। तो अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छे लोग सोचते हैं। पहले अलग सिचुएशन थी, अभी अलग है कि हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या अनुभव रहा है आपका भारतीय लोकतंत्र से? क्या सबसे बड़ी चीज़ या सबसे सराहनीय चीज़ लगती है आपको भारतीय लोकतंत्र के बारे में? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की तुलना किसी दूसरे लोकतंत्र से या दूसरे देशों से नहीं हो सकती। भारत का एक अलग, सबको एक फ्रीडम है, अपनी बात रखने का फ्रीडम है, काम करने का जो तरीका है उसमें भी फ्रीडम है जी। और ये सारी चीज़ों को मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि देखिए हम जब हमारे क्षेत्र में होते हैं
तो क्षेत्र में लोग जाते हैं तो उनको फ्रीडम है कि जाओ सांसद के पास जाओ, अपनी समस्या रखो, अपना पार्लियामेंट में ये विषय रखना है तो उसके लिए भी बोलो। तो बाहर देशों के साथ हमारे देश की मैं समझती हूँ तुलना नहीं हो सकती। इतना अच्छा हमारा सिस्टम है, इतना अच्छा हमारे देश का सारी बातें हैं। तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से हम सब लोगों से अलग है। आपकी पब्लिक लाइफ में कौन इंस्पिरेशन रहा है अभी तक आपका सबसे बड़ा? पब्लिक लाइफ में तो पहले तो हमारे पापा रहे, उसके बाद हमारे शिवसेना प्रमुख जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो काम करने का जो तरीका है वो कैसे करना चाहिए, और लोगों का विश्वास, जो विश्वास है वो विश्वास आप कैसे संपादन करते हैं, तो ये चीज़ें सारे हमने तो शिवसेना प्रमुख और हमारे पापा से सीखे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। तो ये थी महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम से हमारी आज की सांसद श्रीमती भावना गवली पाटिल। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद और नमस्कार।